ये कहानी है एक ऐसे पख्तून रहनुमा की जिसने अपने लोगों को बंदूक से नहीं बल्कि किताब से आजादी का रास्ता दिखाया। एक ऐसे शख्स की जिसने सारी जिंदगी कैद में गुजार दी मगर फिर भी तशद्दुद के खिलाफ रहा। ये है खान अब्दुल गफ्फार खां, बाचा खां। एक ऐसा नाम जो बरसगीर की तारीख में अमन, तालीम और अदम तशद्दुद की अलामत बन गया। 6 फरवरी 1890 चारसुडा के एक गांव उतमानजी में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अब्दुल गफ्फार खां। उनके वालिद बहराम खां एक मुअज़्ज़ज़ जमींदार थे। अब्दुल गफ्फार बचपन से ही निडर, साफ दिल और समझदार थे। तालीम के लिए उन्हें पेशावर के एडवर्ड्स मिशन स्कूल भेजा गया। यहाँ वो न सिर्फ एक काबिल तालिब इल्म बने बल्कि अपने अंदर क़ियादत की सलाहियत भी दिखाने लगे। उन्होंने फौज में जाने का ख्वाब देखा मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेज फौज पख्तूनों को गुलाम समझती है। ये एहसास उनकी जिंदगी का रख बदल गया। मेरे लोगों को आज़ादी चाहिए और आज़ादी तालीम से आती है, बंदूक से नहीं। 1910 में सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने गांव में पहला स्कूल कायम किया। ये उनके ख्वाब की शुरुआत थी, एक बाशऊर पख्तून कौम का ख्वाब। मगर अंग्रेज हुकूमत ने फौरन रद्द-ए-अमल दिया। स्कूल बंद करा दिए गए क्योंकि वो जानते थे अगर पख्तून तालीम याफ्ता हो गए तो अंग्रेजों की गुलामी खत्म हो जाएगी। बाचा खान ने हार नहीं मानी। उन्होंने अंजुमन इस्लाहुल अफ़ाक़ना के नाम से तंजीम बनाई। मकसद था जहालत खत्म करना, मुआशरती बुराइयों को मिटाना, तालीम आम करना। ये वो वक्त था जब पूरा पख्तूनख्वा गफलत, इंतकाम और नाखवानदगी में जकड़ा हुआ था और वो एक नई रोशनी लेकर आए। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत 1920, 1930, 1921 में बाचा खान ने खुलकर इंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया मगर जेल से रिहाई के बाद उनकी आवाज और भी ताकतवर हो गई। उन्होंने कहा, हम जुल्म के खिलाफ हैं मगर हम जालिम नहीं बनेंगे। उन्हीं दिनों वो महात्मा गांधी से मिले। उनके अदम तशद्दुद के फलसफे ने बाचा खां को गहराई से मुतासिर किया। खुदाई खदमतगार तहरीक 1929 में उन्होंने एक ऐसी तहरीक की बुनियाद रखी जिसने तारीख बदल दी। खुदाई खदमतगार तहरीक का मकसद था तालीम आम करना, पख्तूनों में इत्तेहाद पैदा करना, जुल्म के खिलाफ पुरअमन जदोजहद। कारकुन सरख रंग की कमीजें पहनते थे, उसीलिए उन्हें सरखपोश रेड शर्ट्स कहा गया। तहरीक के उसूल थे, 1 तशद्दुद नहीं करना, 2 झूठ नहीं बोलना, 3 कौमों की खिदमत करना। हजारों नौजवान इस तहरीक से जड़ गए। यह अंग्रेज हुकूमत के लिए एक खतरा बन गया। 30 अप्रैल 1930 पेशावर का किस्सा खवानी बाजार। खुदाई खिदमतगारों का एक पुरअमन एहतिजाज जारी था। हाथों में हथियार नहीं, सिर्फ झंडे, नारे और ऐमान। लेकिन अंग्रेज फौज ने बगैर किसी वार्निंग के अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दर्जनों नहीं बल्कि 200 से जायद बेगुनाह मुजाहिरीन शहीद हुए। बाजार की जमीन खून से सर्ख हो गई। ये दिन पख्तूनों की कुर्बानी की अलामत बन गया। बाचा खां को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया मगर उनके अल्फाज आज भी तारीख में गूंजते हैं। मेरी कौम का खून जरूर बहाया गया मगर हमारा ईमान नहीं डगमगाया। गांधी और कांग्रेस के साथ ताल्लुक। बाचा खान और गांधी की दोस्ती मिसाल बन गई। दोनों के दरमियान रूहानी और फिक्री रिश्ता था। गांधी उन्हें फ्रंटियर गांधी कहते थे। 1983 में बाचा खां इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। उनकी कोशिशों से पख्तून इलाकों में सियासी बेदारी की लहर दौड़ गई। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ उनकी पुरअमन तहरीक दिन ब दिन मजबूत होती गई। 1947 वो साल था जब बरसगीर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। इस तकसीम के साथ ही लाखों लोग बेघर हुए। महाजरीन के काफले निकले और दोनों जानिब खून की नदियां बह गईं। पूरा खता आग और नफरत में जल उठा। 3 ऐसे वक्त में बाचा खां की आवाज सबसे अलग थी। उन्होंने कहा, हमने आजादी की जंग लड़ी थी मगर हमें पूछे बगैर बांट दिया गया। 4 रेफरेंडम में सिर्फ 2 ऑप्शन रखे गए, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, जबकि बाचा खां और उनकी खुदाई खिदमतगार तहरीक तीसरे ऑप्शन का मुतालबा कर रही थी, आजाद पख्तूनिस्तान। 5 बाचा खां का मौक़िफ़ था कि हम पख्तून अपनी अलग तहजीब और शनाख्त रखते हैं, हमें अपने मुस्तकबल का फैसला खुद करने का हक दिया जाए। 6 लेकिन अंग्रेज हुकूमत और उस वक्त की क़ियादत ने उनकी बात नहीं मानी। नतीजतन सूबा सरहद मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा रेफरेंडम के नतीजे में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। साद बाचा खान और उनके साथियों ने इस रेफरेंडम का बायकाट किया क्योंकि उनके नजदीक ये फैसला गैर मुनसिफाना था।
8 ताहम पाकिस्तान के क़याम के बाद भी उन्होंने दुश्मनी नहीं की, बल्कि फरमाया, मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूं, मैं जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हूं। अगर पाकिस्तान इंसाफ पर मबनी मुल्क बना तो हम उसके सबसे वफादार शहरी होंगे। 9 तक़सीम के फौरन बाद उन्होंने अपने खुदाई खदमतगार साथियों को पैगाम दिया कि अब हमारी जदोजहद का नया मकसद है पाकिस्तान के अंदर अमन, तालीम और सूबाई खुदमुख्तारी के लिए काम जारी रखना। 1948 में पाकिस्तान बने अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। बाचा खान और उनकी खुदाई खिदमतगार तहरीक ने फैसला किया कि वो अब पाकिस्तान में रहकर पुरअमन तरीके से अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएंगे। मगर उस वक्त खां अब्दुल क़य्यूम खां सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आली थे। वो बाचा खां और उनकी तहरीक को पाकिस्तान के लिए खतरा समझते थे। खुदाई खिदमतगारों का मकसद सिर्फ ये था कि उन्हें अपने इलाकों में बोलने, जलसे करने और अपने मौक़िफ़ को बयान करने का हक दिया जाए, मगर हुकूमत ने उन पर पाबंदी लगा दी। 12 अगस्त 1948 को खुदाई खिदमतगारों ने बाबड़ा जिला चारसोढ़ा में एक पुरअमन एहतिजाज का ऐलान किया। इस एहतिजाज का मकसद ये था कि हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि वो सियासी कैदियों को रहा करे और पख्तून इलाकों में फौजी कार्रवाई बंद करे। मगर जैसे ही लोग जमा हुए, पुलिस और बगैर किसी वार्निंग के इन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग कई घंटे जारी रही। सैकड़ों मासूम लोग मौका पर ही शहीद हो गए। कई लाशें दरियाए सवात में बहा दी गईं। कितने लोग मारे गए उसकी असली तादाद आज तक पोशीदा है, मगर अंदाजा है कि 600 से 800 अफराद शहीद हुए। ये वाकया तारीख में सानहा बाबड़ा के नाम से दर्ज हुआ। ये आजाद पाकिस्तान में पहला बड़ा वाकया था जिसमें अपने ही शहरियों पर गोलियां चलाई गईं, और वो भी वो लोग जिन्होंने कभी अंग्रेजों पर बंदूक नहीं उठाई थी। बाचा खान इस वक्त जेल में थे। जब उन्हें खबर मिली तो वो आबदीदा हो गए। उन्होंने कहा, मैंने अंग्रेजों के जुल्म सहे, मगर अपने मुल्क में अपने लोगों के खून से जमीन रंगीन देखी। ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। इस वाकये के बाद खुदाई खिदमतगार तहरीक पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। उनके दफातर बंद कर दिए गए और सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर बाचा खान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, खून से तहरीकें खत्म नहीं होते, खून से कौमें जागती हैं। सानहैच बाबड़ा पाकिस्तान की तारीख का एक दर्दनाक मगर भला दिया गया बाब है, जहां अदम तशद्दुद के मानने वालों को गोलियों का निशाना बनाया गया। बाबड़ा के सानहे के बाद बाचा खां और उनके साथियों पर जुल्म और सितम का नया सिलसिला शुरू हुआ। उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया, उनकी तहरीक पर पाबंदी लगा दी गई और उनके कारकुनों को सियासी सरगर्मियों से रोक दिया गया। मगर बाचा खान ने हथियार नहीं उठाया। उन्होंने हमेशा अमन और अदम तशद्दुद के रास्ते को अपनाए रखा। इनका पैगाम था, जुल्म के जवाब में जुल्म नहीं, इल्म और सब्र से मुकाबला करो। 1954 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया और कई साल तक जेल में रखा गया। इसी दौरान पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज हुआ और जनरल अय्यूब खान इक्तदार में आए। अय्यूब खान के दौर 1968 था 1959 में बाचा खां पर बदतरीन पाबंदियां लगाई गईं। उन्हें नजरबंद रखा गया, उनके जलसों पर पाबंदी लगी और खुदाई खिदमतगार तहरीक तकरीबन खत्म कर दी गई। बाचा खां ने अय्यूब खां के आमराना तर्ज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, यह मुल्क ताकत से नहीं इंसाफ से चलेगा। 1959 में अय्यूब खां के इस्तीफे के बाद याया खां का दौर आया, मगर जुल्म कम ना हुआ। बाचा खां के कई साथी जेलों में बंद रहे। 1970 के इंतखाबात में बाचा खां ने अवामी नेशनल पार्टी के क़याम में अहम किरदार अदा किया। इनका मकसद यही था कि पख्तून, बलूच और संधी कौमों को सियासी खुदमुख्तारी और हक़ हुक्मरानी दिया जाए। 1977 में ज़वाल्फ़कार अली भट्टो के दौरे हुकूमत में उन्हें एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया। वजह वही थी, वो सूबाई खुदमुख्तारी और फेडरल इंसाफ की बात करते थे। मगर बाचा खान ने हमेशा यही कहा, मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूं, मैं जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हूं। बढ़ापे और बीमारी के बावजूद उन्होंने अपनी जदोजहद नहीं रोकी। उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्हें अक्सर पेशावर के अस्पताल या घर में नजरबंद रखा गया। 1986 में वो इलाज के लिए भारत गए, जहां उन्हें गांधी के पैगाम के साथ वुमेन के सफीर के तौर पर सराहा गया। 20 जनवरी 1988 को बाचा खां इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझे अफगानिस्तान में दफन किया जाए ताकि मेरी कब्र दोनों पख्तून कौमों के दरमियान अमन की अलामत बने। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें जलालाबाद अफगानिस्तान में दफन किया गया। उनके जनाजे में लाखों लोग शरीक हुए।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जानिब से। जब उनकी मैयत अफगानिस्तान पहुंची तो दोनों मुल्कों के दरमियान आर्जी सीज फायर किया गया ताकि अमन के अलमबरदार का जनाजा बखैर गुजर सके। आज भी बाचा खां को पख्तून कौम के बाबाए अमन और बरसगीर के अजीम अदम तशद्दुद के रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है। उनके आखिरी अल्फाज हमेशा दिलों में गूंजते हैं, मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूं, नफरत का नहीं। बाचा खां की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि असल ताकत बंदूक में नहीं बल्कि इंसान के दिल और इल्म में है। वो शख्स जिसने अंग्रेजों के जुल्म भी सहे, अपने मुल्क की नाइंसाफी भी देखी, फिर भी कभी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।